गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे थे मैथमेटिक्स का 5.1 एक्सरसाइज, मतलब इसका जो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का ये तो ख़त्म हो गया था। एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था और 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछले वीडियो में कराए थे, लेकिन कुछ कारण के दौरान 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले वीडियो में, इसलिए मैंने हम आज क्वेश्चन नंबर 15 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो अगर तुम देखे होगे तो देखना क्वेश्चन नंबर 15 इनकम्प्लीट था और कुछ कारण के दौरान वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ था। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो यहाँ पे 2 AP दिया है। ठीक है, तुम्हें पूछा है कि n का वैल्यू कितना होगा ताकि दोनों AP का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा। n का वैल्यू कितना होगा ताकि दोनों AP का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, यही सवाल पूछा है। तो 2 AP दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे एक एक करके। फॉर AP देखो पहला वाला AP क्या दिया हुआ है, 63 है, 65 है, उसके बाद 67 है, ऐसे करके चलता रहा। ठीक है, तो इस AP के लिए पहला वाला टर्म क्या है, 63 है, मतलब A = 63, ये पहला वाला टर्म है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D = क्या होगा, A2 - A1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म तो 65 है, फर्स्ट टर्म तो 63 है, मतलब कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, अच्छा हम लोग का फॉर्मूला क्या पता है, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ दिस AP अगर हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है nth टर्म का, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर nth टर्म ऑफ दिस AP an = ये होता है फॉर्मूला। समझ में आया बात। अच्छा अब हम एक एक करके बिठा देंगे। देखो a क्या है, a मतलब पहला वाला टर्म इस AP के लिए क्या है, 63 है, तो 63 बिठाएंगे, प्लस n - 1 × d, n तो पता नहीं है हम लोगों को, d कॉमन डिफरेंस तो 2 है। ठीक है, n तो तुम्हें निकालना होगा, वही पूछा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या आता है, an = आता है 63 + 2 × n क्या होगा, 2n होगा, 2 × -1 2 होगा, तो an = क्या होगा, 63 - 2 मतलब 61 होगा, 61 + 2n होगा। ठीक है, ये एक नंबर वाला इक्वेशन है, समझ में आया। अच्छा अब दूसरे वाले AP के लिए देखते हैं। दूसरा वाला AP देखो क्या दिया है, फॉर AP देखो दूसरा वाला AP क्या है, पहला टर्म 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद ... ऐसे दिया हुआ है ना। अच्छा तो इसके लिए देखो पहला वाला टर्म A = क्या है, 3 है पहला वाला टर्म, कॉमन डिफरेंस D = क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म तो 10 है, फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ठीक है, तो इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, जैसे पहले किए थे। फॉर nth टर्म ऑफ दिस AP an = क्या होगा, फॉर्मूला a + n - 1 × d। ठीक है, अब बिठाओ, a का वैल्यू क्या होगा, 3, पहला वाला टर्म 3 है, इसके लिए n तो पता नहीं, n - 1 d का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करो, 3 + 7 × n 7n, 7 × -1 मतलब 7, तो n क्या आएगा, 7n, 3 - 7 मतलब -4, मतलब 7n - 4। देखो 2 नंबर वाला इक्वेशन है। तो हम लोग क्या, 2 इक्वेशन मुझे मिल गया। अब देखो सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है देखो दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, दोनों AP का nth टर्म इक्वल होगा, ये तुम्हें बता दिया है क्वेश्चन में कि अगर दोनों AP का nth टर्म इक्वल है तो n का वैल्यू निकालो। तो दोनों AP का nth टर्म इक्वल मतलब क्या, ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला और ये लास्ट वाला, मतलब दो जो इक्वेशन मैंने किया है, 1 नंबर वाला इक्वेशन और 2 नंबर वाला इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन तुम्हारा इक्वल होगा, क्योंकि यही 2 इक्वेशन तुम्हारा क्या है, nth टर्म है। इस AP के लिए ये वाला तुम्हारा nth टर्म है और इस AP के लिए ये वाला तुम्हारा nth टर्म है, मतलब इस AP के लिए पहला नंबर वाला जो इक्वेशन है वो तुम्हारा nth टर्म है और दूसरा वाला इक्वेशन दूसरे AP के लिए क्या, ये वाला तुम्हारा nth टर्म है। ये 2 इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि यही तो पूछा है सवाल में कि n का वैल्यू निकालो अगर दोनों nth का टर्म दोनों AP का इक्वल है। तो क्वेश्चन में देखना बता दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों AP का दोनों का जो nth टर्म है वो nth टर्म इक्वल होगा। तो nth टर्म इक्वल मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 2 ही तो तुम्हारा nth टर्म है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन का nth टर्म क्या है, 61 + 2n, ये वाला, और दूसरे वाले AP के लिए nth टर्म क्या है, 7n - 4, तो ये 2 इक्वल हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2n, 7 को इधर लाएंगे, -7n, -4, 16 को उधर भेज देंगे, -61। ये क्या होगा, -5n इक्वल टू -65, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ माइनस। n का वैल्यू कितना आएगा, 65 डिवाइडेड बाई 5, n का वैल्यू आएगा 13। मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, मतलब 13th टर्म्स के लिए दोनों AP क्या होगा, इक्वल होगा। 13th टर्म्स दोनों AP का इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 13th टर्म्स ऑफ बोथ these APs, 13th term of both these APs are equal to each other। मतलब दोनों AP का जो 13th टर्म्स होगा वही इक्वल होगा। तो यही पूछा है कौन सा वाला टर्म इक्वल होगा, दोनों AP का, तो 13 टर्म्स इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक, समझना होगा क्वेश्चन को कि क्या पूछा है तुमसे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। मतलब एक AP निकालो, AP सीरीज निकालो जिसका थर्ड टर्म 16 है, ठीक है, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक से सुनना क्वेश्चन को। एक AP सीरीज निकालने बोला है जिसका थर्ड टर्म तुम्हें दे दिया 16 होगा और जो 7th टर्म होगा वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा होगा। मतलब तुम्हें निकालना क्या है, थर्ड टर्म बता दिया, तुम्हें 7th टर्म निकालना होगा, 5th टर्म निकालना होगा। उसके बाद क्या, 7th टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल्स टू 12, क्योंकि वही तो दिया है तुम्हें क्वेश्चन में कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा होगा। मतलब क्या, 7th टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। देखो थर्ड टर्म दिया है 16, ठीक है ना, मतलब क्या, A3 इक्वल टू 16 है। थर्ड टर्म मतलब A3 वो 16 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अगर थर्ड टर्म 16 है तो इसके लिए तुम अगर nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखो फॉर nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये nth टर्म के लिए है। तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, n की जगह 3 बिठा देंगे थर्ड टर्म के लिए। समझ में आ रहा बात। अच्छा पहला वाला टर्म a मालूम नहीं है क्योंकि पहला वाला टर्म तो दिया नहीं है कहीं पे। ठीक है, अच्छा n का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1, जैसा है वैसे ही बिठाएंगे। d मतलब कॉमन डिफरेंस तो मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो क्या आएगा, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। अच्छा a3 का वैल्यू कितना है, 16, मतलब क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। a3 का वैल्यू तो 16 है। ठीक है, ये एक नंबर वाला इक्वेशन जाएगा। समझ में आ रहा है। nth टर्म के लिए अगर फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d है तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, n की जगह तुम 3 बिठा दोगे तो थर्ड टर्म का निकल जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब क्या, 7th टर्म अगर a7 है, 5th टर्म अगर a5 है तो दोनों का डिफरेंस होता है 12। मतलब क्या, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब तुम्हें अलग से क्या, a7 निकालना पड़ेगा, अलग से a5 निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा तो a7 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, इस हिसाब से तुम a7 का फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अलग से देखो a7 हम निकालेंगे। देखो यहाँ से निकालेंगे तो a7 इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n मतलब क्या होगा, n की जगह 7 बिठा देंगे, -1 इंटू डी तो मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो a7 देखो क्या आएगा, a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d, ये आएगा। a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d आएगा। तुम अगर इस फॉर्मूला में an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूला में n की जगह 7 बिठाओगे तो a7 तुम्हारा आ जाएगा। तो a7 का वैल्यू मुझे मिल गया a प्लस 6d। उस हिसाब से अगर हम a5 का भी वैल्यू निकालेंगे तो a5 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस n की जगह 5 बिठा दोगे, n माइनस 1d, n की जगह 5 बिठा दोगे तो a5 का वैल्यू आ जाएगा। तो a5 इक्वल्स टू आएगा a प्लस 4d। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो a7 का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, a5 का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करो। देखो a7 का वैल्यू कितना आया था, a प्लस 6d। ठीक है, a5 का वैल्यू कितना आया था, a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। समझ में आया। ब्रैकेट को ओपन करो, a प्लस 6d माइनस a, माइनस और प्लस में माइनस इक्वल्स टू 12, कैंसिल करो, 2d इक्वल्स टू 12। देखो d का वैल्यू कितना आएगा, 12/2 मतलब 6, मतलब d का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6, मतलब कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 है। समझ में आ रहा बात।
अच्छा, अब इस डी का वैल्यू अगर तुम एक नंबर इक्वेशन में बिठाओगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, मतलब पहला वाला टर्म तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो लिखो पुटिंग डी इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? ए प्लस 2d इक्वल टू 16, यही तुम्हारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, डी का वैल्यू तुम 6 बिठाओ, ए प्लस 12 इक्वल टू 16, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 4। मतलब पहला वाला टर्म तुम्हारा कितना है? 4 है। तो पहला वाला टर्म मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया, तो तुम एपी निकाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें वही पूछा है ना, एपी निकालो, सीरीज को निकालो। मतलब तुम्हें पहला वाला टर्म मालूम हो गया और कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, तो तुम इजीली सीरीज निकाल पाओगे। ठीक है, तो सीरीज क्या होगा? देखो, देयरफॉर एपी विल बी, क्या होगा? पहला वाला टर्म क्या है? ए 4 है। दूसरा वाला टर्म क्या होगा? पहला वाला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो पहला वाला टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, मतलब 4 + 6, मतलब दूसरा वाला टर्म क्या होगा? 10। उसके बाद क्या? थर्ड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस 6, तो 10 + 6 मतलब 16। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? पहला वाला टर्म तो तुम्हें मालूम चल गया ना कि पहला वाला टर्म तुम्हारा 4 है, तो 4 लिख देंगे। सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? पहले वाले टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, मतलब 4 + 6 मतलब 10। थर्ड टर्म कैसे आएगा? सेकंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, सेकंड डिफरेंस 10 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 है, तो 10 + 6 मतलब 16। अब अगर तुम चौथा वाला टर्म निकालना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा। थर्ड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, थर्ड टर्म 16 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, मतलब 16 + 6 मतलब 22। ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। ये हो गया तुम्हारा सीरीज। कोई भी एपी का सीरीज निकालने के लिए तुम्हें 2 टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एपी का सीरीज निकालने के लिए 2 टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, एक पहला वाला टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ये 2 अगर तुम्हें मालूम हो गया तो तुम इजीली सीरीज को लिख पाओगे इस तरीके से। ठीक है, चलो 16 नंबर सवाल ये भी ख़त्म। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 16 नंबर के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये होमवर्क करोगे, ये हम समझा दे रहे कि कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, देखो 3, 8, 13 करके एपी दिया हुआ है, और लास्ट टर्म देखो तुम्हारा 253 दिया हुआ है ना। लास्ट टर्म तुम्हारा 253 दिया हुआ है। अच्छा, तुम्हें पूछा है कि 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, ये तुम नहीं कर पाओगे, हम कर दे रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा। देखो समझाना होगा इसको। तो सवाल क्या पूछा है? 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो पहले एपी को लिख लेते हैं पहले। देखो एपी क्या है? गिवन एपी। एपी क्या है? देखो 3 है, 8 है, उसके बाद 13 है, और ऐसे 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 चलता रहेगा। लास्ट टर्म तुम्हारा 253 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म इसका मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है, लिखा है ना वर्ड फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से तुम निकालो। तो लास्ट टर्म से अगर तुम निकालोगे तो पहला वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा ये वाला। ठीक से समझो। देखो अगर हम बोलेंगे कि इस सीरीज में तुम पहला वाला टर्म बताओ, ठीक है, इस सीरीज में पहला वाला टर्म क्या है, तो तुम बोलोगे सर पहला वाला टर्म तो 3 है, मतलब a = 3 होगा, a पहला वाला टर्म है। बिल्कुल सही, लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। देखो वो जो लाइन लिखा है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये जो लिखा है क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये इसी को समझना होगा तुमको। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब क्या? अंत में से, अंत में से तुम निकालो। तो अंत में से निकालोगे मतलब क्या? अब तुम्हारा पहला वाला टर्म ये बन जाएगा, ये नहीं। ठीक है, मतलब तुम्हें पीछे से सीरीज को पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे लिखा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से तुम निकालो। अगर तुम लास्ट टर्म से निकालोगे तो तुम्हारा पहला वाला नंबर बन जाएगा सीरीज का ये, मतलब a = हो जाएगा 253। समझ में आया? इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मतलब तुम्हारा सीरीज क्या बन जाएगा? ये उल्टा पलट जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब तुम क्या लिखोगे? देयरफॉर यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, द एपी कैन बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एज, घुमा के लिखना होगा। मतलब कि ये सब पहले आ जाएगा, 253 तुम्हारा पहले आ जाएगा, 253 पहले आ गया,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो पहले इसको निकालना होगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो सेम आता है, तुम लास्ट से निकालो या पहले से निकालो, कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखो 8 माइनस 3 मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आता है 5। देखो 8 से 3 माइनस करो तो कितना आएगा 5 आएगा। 13 से 8 माइनस करो कितना आएगा 5 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 5 है। बात समझ में आ रहा है। तुम 8 से अगर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऐसे निकालते हैं। तो ये तुम्हारा 8 तुम्हारा सेकंड टर्म है, 3 तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो 8 माइनस 3 कितना होगा 5 होगा, तो कॉमन डिफरेंस 5 है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब एपी को तुम्हें लिखना होगा रिवर्स ऑर्डर में। क्यों रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे बता दिया है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से तुम निकालो। मतलब क्या, ये तुम्हारा अभी लास्ट टर्म नहीं होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा अभी, क्योंकि इसको तुम्हें घुमा कर लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 5 है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 253 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा 253 माइनस 3 मतलब 248 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 तुम्हें मेंटेन करना है ना। ये कॉमन डिफरेंस जो है ये तो मेंटेन करना होगा, तुम घुमा के लिखो या सीधे लिखो, कुछ भी लिखो, ये कॉमन डिफरेंस 5 है, ये तुम्हें मेंटेन करना होगा। मतलब पहला टर्म अगर 253 है, कॉमन डिफरेंस अगर 5 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा 253 माइनस 5 मतलब 248 आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा 248 माइनस 5 मतलब 243 आएगा। समझ में आ रहा है। फोर्थ टर्म क्या होगा 243 माइनस 5 मतलब 238, ऐसे चलता रहेगा। और होते 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 क्या आएगा 13 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, मतलब 3 तुम्हारा लास्ट टर्म है और 253 तुम्हारा पहला वाला टर्म है। बात समझ में आया। यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में इसीलिए लिखे क्योंकि वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म से तुम निकालो, मतलब लास्ट वाला टर्म तुम्हें पहला वाला टर्म मानना पड़ेगा। लास्ट वाला जो टर्म है उसको तुम्हें पहला वाला टर्म मानना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म से निकालने बोला है। ठीक है, अगर वो फ्रॉम द लास्ट टर्म नहीं लिखा होता तो नॉर्मल तुम जैसे करते थे वैसे ही करोगे। ठीक है, मतलब इस एपी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर दिस एपी ए का वैल्यू कितना होगा 253, ये तुम्हारा पहला वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस डी तो तुम निकाले हो, 5 निकाले हो, तो इसमें भी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस 5 ही होगा। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो क्या निकालोगे 248 माइनस 253, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -5, क्योंकि इस एपी के लिए तुम्हारा ये वाला तुम्हारा क्या है सेकंड टर्म है, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब क्या होगा -5 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 5 था, क्योंकि अभी तो सीरीज को तुम घुमा के निकाले ना। अभी ये जो सीरीज है इसका क्या है रिवर्स है, इसलिए कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आ गया। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद देखो कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू कितना है 20 तो टर्म है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म, तुम्हें 20th टर्म निकालना होगा, 20th टर्म निकालना होगा, मतलब n 20 है, 20 टर्म है इसलिए n 20 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20th टर्म निकालो, मतलब n इक्वल टू 20 होगा। ठीक है, अब तुम फॉर्मूला क्या है an इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ये हमें पता है, वी नो। अब 20th टर्म अगर निकालना होगा तो a की जगह 20 बिठा दो, पहला वाला टर्म क्या है 253, n की जगह 20 बिठाओ, d कितना आएगा -5, कैलकुलेट करो अभी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 20th टर्म क्या होगा 253 प्लस ये 19 होगा -5। देखो प्लस और माइनस में क्या होगा माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 5 मतलब 95, माइनस करो देखो आ जाएगा 158। ठीक है, मतलब 20th का तुम्हारा क्या है 158, तुम क्या लिखो आंसर लिखोगे, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल्स टू 158। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158, मतलब लास्ट टर्म से अगर तुम काउंट करोगे तो 20th टर्म तुम्हारा होगा 158। ठीक है, समझ में आया। तो ये ट्रिकी सवाल है, वो जो फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखा हुआ है इसलिए इसको तुम रिवर्स करोगे, मतलब लास्ट टर्म से तुम निकालो कि तुम्हारा 20th टर्म क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म तुम्हारा पहला वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अगर वो फ्रॉम द लास्ट टर्म नहीं लिखा रहता ना तो इसका आंसर कुछ अलग आता, तब तुमको ये 3 को पहला वाला टर्म मानना पड़ेगा, अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म नहीं लिखा होता तो इसलिए हम तुमको ये सवाल करा दिए, क्योंकि ये सवाल ट्रिकी सवाल है। ठीक है, ये तुम नहीं समझ पाते। ठीक है, चलो तो ये करके जाओगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। अच्छा चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
और 2-3 सवाल है तो 5.2 तुम्हारा खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम समझा दे रहे हैं, ये होमवर्क करोगे। सवाल नंबर 18 देखो क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। मतलब एक AP का 4th टर्म और जो 8th टर्म है दोनों का सम है 24, और जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उन दोनों का सम है 44। तुम्हें पहला 3 टर्म AP का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन फॉर्म होगा। देखो तुम्हें 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे दिया है 24 है, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। देखो हम समझा दे रहे हैं, an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम 4th टर्म के लिए a4 निकालोगे और 8th टर्म दिया है उसके लिए a8 निकालोगे तो कुछ निकलेगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 24 होगा। इन दोनों का सम करोगे तो 24 आएगा, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, वो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा में दिया है, देखो तुम्हें 6th टर्म और 10th टर्म दिया है तो उस सबसे 6th टर्म a6 भी निकालोगे और 10th टर्म a10 भी निकालोगे, ये भी कुछ आएगा। इन दोनों का सम भी तुम्हें दिया हुआ है 44, तो ये वाला इक्वेशन आएगा, ये वाला भी इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन तो सब सॉल्व करोगे, ए का वैल्यू डी का वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रहा है बात। अगर ए का वैल्यू डी का वैल्यू मिल गया तो इजीली तुम क्या सीरीज निकाल पाओगे, क्योंकि सीरीज निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ ए और डी का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा सवाल नंबर 19 देखो, सवाल नंबर 19 क्या पूछा है। सवाल नंबर 19 में देखो दिया हुआ है, सवाल नंबर 19 है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year। मतलब सुब्बा राव 1995 से काम करना शुरू किया है और उसको एनुअल सैलरी 5,000 मिल रहा था और एक इंक्रीमेंट मिल रहा था 200 रुपीज़ ईच ईयर। मतलब क्या है, मतलब हर साल पगार उसको 5,000 रुपीज़ मिलता था और एनुअली 200 रुपीज़ हर ईयर ज़्यादा मिलेगा उसको। मतलब मान लो अगर 1995 से उसने काम करना शुरू किया है तो 1995 से 1996 तक 5,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगा ही, प्लस 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा उसको, ठीक है। मतलब क्या मिला, 1995 से अगर काम करना स्टार्ट किया तो 1995 से 1996 तक उसको 5,000 मिला, पैसा मिला। उसके बाद 1996 से 1997 तक जब होगा तब 5,000 तो मिलेगा ही, क्योंकि वो एनुअल पगार है, उसके साथ 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब क्या 5,200 हो गया उसका नेक्स्ट ईयर सैलरी। उसके बाद और आगे जाएगा तो क्या 5,000 मिलेगा, उससे 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा, ऐसे करके चलेगा। मतलब हर साल 200 रुपये क्या उसको ज़्यादा मिलता रहेगा। समझ में आ रहा मेरा बात, ठीक है। अच्छा तो इस हिसाब से अगर चलता रहा तो पूछा है सवाल, इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000। मतलब ऐसा अगर चलता रहा तो कितना साल में उसका पगार 7,000 रुपीज़ होगा। बात समझ में आया। तो देखो ये AP का सवाल है, देखो बहुत इजी है। तो पहले ईयर में मान लो 1995 से काम करना स्टार्ट किया तो 1995 में उसको 5,000 रुपये पगार मिला, ठीक है। अच्छा अब जब 1995 से 1996 आएगा, ठीक है, उसको कितना मिलेगा, 5,000 तो मिलेगा इस सैलरी, प्लस 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 5,000 प्लस 200 मतलब 5,200 मिलेगा, ठीक है। उसका बाद वाला साल 1997 5,000 तो सैलरी है उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे 200 रुपये ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर उसका सैलरी कितना था, 5,200 था, इससे 200 ज़्यादा, मतलब क्या 5,400 हो जाएगा। मतलब 5,200 प्लस 200, 200 रुपये क्या उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। जैसे पगार मिलता था वैसे पगार तो मिलेगा ही, उससे 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो पहला काम करना स्टार्ट किया 1995 में, उसका 5,000 रुपीज़ सैलरी था एक साल में। 1996 जब होगा उसको 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब 5,000 प्लस 200 मतलब 5,200 हो गया सैलरी। उसका अगला साल 1997 में क्या फिर सैलरी मिलेगा। तो देखो उसका लास्ट सैलरी कितना था, अगला पिछले साल में 5,200 था, तो ये तो मिलेगा ही, ठीक है। उससे 200 रुपये ज़्यादा, मतलब क्या 5,200 प्लस 200 मतलब 5,400 हो जाएगा। अभी देखो सैलरी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1998 में क्या होगा, फिर उसको क्या मिलेगा, 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा। क्या 5,400 पिछले साल के लिए मिला था, उससे फिर 200 मिलेगा ज़्यादा। मतलब क्या 5,400 प्लस 200 मतलब 5,600 मिलेगा। ऐसे करके चलता रहेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। मतलब क्या ये एक सीरीज़ की तरह फॉर्मेशन होगा। पहला 5,000 होगा, उसके बाद 5,200 होगा, उसके बाद 5,400 होगा, उसके बाद 5,600 होगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोले, ठीक है। तो हम लोग ये सीरीज़ एक फॉर्मेशन होगा, एक सीरीज़ फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो रफ में समझा दिए, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि एनुअल सैलरी इक्वल्स टू रुपीज़ 5,000, ठीक है। और इंक्रीमेंट मिलेगा उसको 200 रुपये,
एनुअल इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ₹200, 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब सीरीज क्या होगा, देयरफॉर AP विल बी, पहला 1995 में काम करना शुरू किया, 5000 रुपीज़ सैलरी मिला। उसके बाद अगला साल 5000 तो मिलेगा ही, प्लस 200 रुपये ज़्यादा, मतलब 5000 + 200 मतलब 5200। ठीक है, उसका अगला साल 5200 तो मिलेगा और 200 रुपये ज़्यादा, मतलब 5200 + 200 मतलब 5400, ऐसे करके चलता रहेगा। तो ऐसे करके अगर चलेगा तो 7000 रुपीज़ जब होगा उसका सैलरी, तो कितना साल होगा, मतलब 7000 रुपीज़ सैलरी मिलने में उसको कितना साल लगेगा, सवाल है ये। ठीक है, तो देखो इसके लिए पहला वाला टर्म तुम्हारा क्या आएगा, 5000 आएगा, ये पहला टर्म है सीरीज़ का, मतलब ये 5000। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है 5200, पहला वाला टर्म क्या है 5000, तो कितना आएगा 200 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा मान लो कि उसको 7000 रुपीज़ सैलरी मिलने में n ईयर लगेगा, मतलब आफ्टर n ईयर्स ही विल रिसीव एन सैलरी ऑफ 7000 रुपीज़, मतलब उसको 7000 रुपीज़ मिलने में उसको n साल लगेगा, ये मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, मान लिए लेट आफ्टर n ईयर, आफ्टर nth ईयर, इस तरीके से लिखो, लेट आफ्टर nth ईयर his salary be ₹7000, मतलब 7000 सैलरी होने में उसको मान लिए कि nth साल लगेगा। तो an का फॉर्मूला क्या है, हमें मालूम है an का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब nth साल के लिए सैलरी 7000 होगा, मतलब क्या an का वैल्यू 7000 है। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए थे कि nth साल बाद उसका सैलरी 7000 होगा, मतलब an इक्वल टू क्या होगा 7000। ठीक है, अच्छा a पहला वाला टर्म है वो 5000 था, ये पहले लिखे a का वैल्यू 5000 है। अच्छा n-1, n का वैल्यू कितना होगा, n तो तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू तो मालूम नहीं है, n का वैल्यू तुम निकालोगे n-1। ठीक है, और d का वैल्यू देखो क्या है 200, तो d का वैल्यू 200 बिठा दिए। ठीक है, क्योंकि n तो तुम्हें निकालना होगा ना कि कितना साल में सैलरी 7000 होगा, तो n तो निकालना है, इसलिए n का वैल्यू मालूम नहीं है, बिठा दोगे वैसे। अच्छा कैलकुलेट करो, देखो 7000, ये इक्वेशन ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, तो 7000, देखो 5000 को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यह -5000 हो जाएगा, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, n-1 इंटू 200। 5000 को इधर शिफ्ट कर लिए तो इधर माइनस हो जाएगा, इसको 7000 - 5000 मतलब क्या होगा 2000 होगा, इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू 200। अब 200 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू n-1, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद देखो इसको डिवाइड कर सके तो क्या आएगा, 0 0 कटेगा ऐसे, मतलब 20/2, 20/2 मतलब 10, मतलब 10 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 10 + 1 मतलब 11, मतलब n इक्वल टू 11 आ गया, मतलब क्या 11 साल लगेगा सैलरी 7000 होने में। ठीक है, मतलब 11 साल जब होगा, 11th ईयर जब चलेगा तब उसको 7000 सैलरी मिलेगा, जब 11 साल चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर क्या होगा, इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। 11 साल में उसका सैलरी 7000 होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा और एक तो सवाल है नंबर 20, लास्ट सवाल है, तो 5.2 एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो सिर्फ एक तो तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़े, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आज का सेशन में तो वो होमवर्क करोगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 20 देखो। देखो सवाल नंबर 20 क्या दिया है, सवाल नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। मतलब रामकली ने क्या किया, 5 रुपये सेव किया पहले हफ्ते में, एक साल का पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव किया। ठीक है, और उसके बाद से क्या किया, अगले हफ्ते में 1.75 रुपीज़ करके ज़्यादा सेविंग्स किया। ठीक है, अच्छा इफ़ इन द nth week हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 फाइंड n, मतलब ऐसे करके चलेगा। तो उसने क्या पूछा है कि अगर nth वीक में उसका वीकली सेविंग
20.75 रुपीज़ है तो एन का वैल्यू निकालो। तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे भी तुम्हें क्या सीरीज फॉर्म करना पड़ेगा जैसे पहले किए थे। तो देखो पहला क्या है, उसने क्या 5 रुपये सेव किया पहले वीक में, पहले वीक में, एक साल का पहले वीक में उसने 5 रुपये सेव किया है, ठीक है। उसका अगले वीक में क्या किया, 1.75 रुपीज़ ज़्यादा सेव किया है। मतलब क्या, 5 रुपये तो सेव करेगा ही, उससे 1.75 ज़्यादा सेव करेगा। मतलब कितना सेव करेगा, 6.75 रुपीज़ सेव करेगा। मतलब पहले वीक में 5 रुपये सेव हुआ, सेकेंड वीक पे 6.75 रुपीज़ सेव हुआ। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, थर्ड वीक में क्या होगा, 1.75 रुपीज़ और ज़्यादा सेविंग्स करेगा। मतलब इससे तुम 1.75 जोड़ दोगे तो थर्ड वीक का सेविंग्स मिल जाएगा तुम्हें। मतलब थर्ड वीक में कितना सेविंग्स होगा, जोड़ दो 8.50, इतना सेविंग्स होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से चलेगा। फोर्थ वीक में कितना सेविंग्स होगा, थर्ड वीक में जितना हुआ था उससे फिर 1.75 रुपीज़ ज़्यादा सेविंग्स करेगा, तो इसको जोड़ो, फोर्थ वीक का सेविंग्स मिल जाएगा। इस तरीके से चलेगा। यह है तुम्हारा सीरीज। मतलब सीरीज का पहला वाला टर्म क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस करो तो डी आ जाएगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक इक्वल टू ₹5। पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव किया है और अगले हफ्ते में 1.75 रुपीज़ करके सेविंग्स इंक्रीज किया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेविंग्स वीकली बाय ₹1.75 करके ज़्यादा सेविंग्स किया है। मतलब सीरीज़ क्या होगा, देयरफॉर एपी क्या फॉर्मेशन होगा, पहले हफ्ते में 5 रुपये सेविंग्स किया है, उसके अगले हफ्ते में क्या 5 रुपये प्लस 1.75 ज़्यादा होगा। मतलब ऐड करोगे तो 6.75 रुपीज़ सेविंग्स होगा अगले हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद हफ्ते में क्या होगा, 6.75 तो सेकेंड वीक में किया था और 1.75 ज़्यादा करेगा तो जोड़ोगे, मतलब 8.50 आएगा। ऐसे करके चलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहला वाला टर्म क्या होगा, 5 होगा। समझ में आया। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब सेकंड टर्म 6.5 है, पहला वाला टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आएगा 1.75। तो इसी सब से अगर चलेगा तो देखो एनथ वीक में उसका वीकली सेविंग्स कितना बता दिया, 20.75। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे अगर चलता रहा तो एनथ वीक में उसका वीकली सेविंग्स होगा 20.75 रुपीज़। एनथ वीक मतलब क्या है, AN, ये दे दिया तुम्हें 20.75, क्योंकि एनथ वीक में उसका सेविंग्स बता दिया 20.75। तो एनथ वीक मतलब क्या, AN, मतलब उसका वैल्यू दे दिया है 20.75। तो तुम एन का वैल्यू निकालो। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला अप्लाई करो, एन इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू देखो दे दिया 20.75, ए का वैल्यू देखो 5 है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 5 ए का वैल्यू, एन तुम्हें निकालना होगा, डी का वैल्यू देखो 1.75 है। करो अभी सॉल्व, देखो बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो पहले 1.75 को इधर भेज दो, इधर 20.75 और 1.75 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, साइड चेंज होगा तो 5 प्लस n-1 ऐसे रह जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा देखो अभी इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से रिड्यूस करो, 35, 415, फिर 5 से रिड्यूस करो, 5 7 से 35, 83/7, ठीक है। 83/7, तो 83/7 मतलब क्या, इसको डिवाइड करो हाफ में। 83/7 मतलब कितना होता है, डिवाइड करो, (83/7) आ रहा है। मतलब इसको अगर तुम डिवाइड करोगे, देखो 7 1 से 7 1 3, 7 1 से 7 6, डेसिमल तो 0 आएगा, 7 8 से 56 40, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइड ना करके इसको तुम ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे भी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही सॉल्व करो। 83/7 है, इसको ऐसे ही छोड़, देखो 20.75 और 1.75 है, इसको पहले मैंने 5 से रिड्यूस किए, 35 हुआ, इसको रिड्यूस किए, 5 4 से 20, ठीक है। उसके बाद 5 15 से 75, मतलब 415, उसके बाद फिर 5 से रिड्यूस किए, 5 7 से 35, 5 83 415, मतलब क्या हुआ 83/7, ठीक है, इक्वल टू
5 प्लस n-1, ठीक है। अच्छा 5 को इधर भेज दो, 83/7 माइनस 5, तो n-1, डेसिमल करने का ज़रूरत नहीं, ऐसे ही करो, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम करोगे, इस पार्ट को एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम होगा, मतलब 7, 83 माइनस 35, एलसीएम कर दिया, ठीक है। करो 48/7 इक्वल टू n-1, ठीक है। अच्छा तो अगर n का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो n का वैल्यू आएगा तुम्हारा 48/7 प्लस 1, ठीक है। देखो ये फ्रैक्शन आएगा n का वैल्यू, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन फिर से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुआ है, ठीक है। तो फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो, क्योंकि फ्रैक्शन n का वैल्यू नहीं आएगा, n का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, होल नंबर में आएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं पे कैलकुलेशन गलत हुआ है, तो एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू बिठा के, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू कितना है, 20.75 बिठा दिए, ठीक है। a का वैल्यू है 5 बिठा दिए, n तो मालूम नहीं, n रखेंगे ऐसे। d का वैल्यू 1.75 है, ठीक है। अच्छा अब चलो शुरू करते हैं। 5 को इधर भेज दो, 20.75 माइनस 5 भेज दिए, इसको जैसा था वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा 20.75 से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15.75, उसके बाद जैसा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद 15.75 1.75 को इधर भेज दिए, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर तो मल्टीप्लाई था, n-1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो इसको डेसिमल को हटा दिए, 5 से रिड्यूस करो, ये 35 होगा, ठीक है। 5 3 ज़र 15, ये 315 होगा। 5 से करो, 5 7 से 35, 63, 7 से रिड्यूस करो, 7 9 ज़र 63, मतलब इधर 9 आ रहा है, मतलब क्या होगा, 9 इक्वल्स टू n-1, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 9 + 1, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 10। देखो अभी ठीक है कैलकुलेशन, n का वैल्यू 10, मतलब क्या 10 साल लगेगा, ठीक है। अगर ऐसे करके उसने सेविंग्स करना चालू किया तो 10 साल लगेगा, तो nth वीक में कितना होगा उसका 20.75 जमा होगा, ठीक है। मतलब n का वैल्यू होगा कितना, 10। तुम्हें n का वैल्यू ही पूछा है, देखो सवाल में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, यही सवाल था, n का वैल्यू निकालो, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5.2 एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म, ठीक है। ये लास्ट सम था, 5.2 ख़त्म है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।